आपको बता दें कि अमित शाह पर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने संभावित खतरे की जानकारी दी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम अब सबको नजर आ रहा है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए उन्होंने अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों के ट्रैक्टर रैली की जानकारी सरकार को पहले से ही थी। इस रैली में 25,000 ट्रैक्टर शामिल होने वाले हैं, ये भी पता था, इसलिए ये ट्रैक्टर मार्च कितना बड़ा होने वाला है इसकी जानकारी पहले से सभी को थी। ऐसे में इस ट्रैक्टर रैली में इतने बड़े पैमाने पर अराजक तत्व भी आ सकते हैं। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए था। पवार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को सब कुछ पता होते हुए भी कुछ नहीं किया गया। अगर गुप्तचर विभाग की सूचना पर ध्यान दिया जाता तो ये घटना नहीं घटती। अब विपक्ष के इस आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह क्या जवाब देते हैं, इस पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ट्रैक्टर परेड में हिंसा, कल तस्वीरें दिन भर हमने आपको दिखाई। लाल किले पर उपद्रवियों ने जो तांडव मचाया, जो बवाल किया, जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर रही, काफी निंदनीय। और अब विपक्ष का हमला एक बार फिर से गृह मंत्री पर, गृह मंत्रालय पर लापरवाही से गृह मंत्रालय की यह हुआ है। विपक्ष ने हमला करते हुए निशाना साधा है। ट्रैक्टर परेड में हिंसा जो हुई है उसमें सियासत जो है अब वो शुरू हो गई है। एनसीपी प्रमुख ने गृह मंत्री पर हमला बोला है। प्रतीक है, उसकी इज्जत रखनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं मेरे मन में। मगर जो कुछ हुआ, ये करने की स्थिति, ये नौबत किसानों के ऊपर क्यों आ गई, ये हम भूल नहीं सकते। इस तरह से आंदोलन जो हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उग्र विचार रखने वाले को बल मिलेगा या फिर अतिवादी विचारधारा आएगी तो खतरे में नहीं लगता? इसमें ये सरकार ने समझना चाहिए, जिन हाथ में हुकूमत है उन लोगों ने समझना चाहिए कि अपना कदम इस तरह से लेना चाहिए कि जिस कदम से इस एक्सट्रीम लेवल तक जाने की नौबत किसी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में आप निपुण हैं सर, आप विद्वान हैं, इस तरह के आंदोलन आपने देखे थे? कभी आज तक नहीं। आंदोलन कई बार हुए, इससे पहले भी हुए, फायरिंग भी हुई, ये मैंने देखा है। मगर एक पूरा किसानों का वर्ग को, हिस्से को टारगेट करके उनको, चाहे खालिस्तानी है, एंटी नेशनल है, इस तरह की उनके बारे में एक भाषा इस्तेमाल करके उनको एक तरह से दूर करने को। ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है और मामले की जांच जारी है। इसी बीच दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ईश सिंघल ने जानकारी दी और कहा कि मेरी किसान आंदोलनकारियों से अपील है कि जो पहले से तय रास्ते हैं वहां पर वापस लौट जाएं। तो पुलिस की ओर से लगातार अपील की गई थी। क्या कुछ कहा गया था, सुनिए। तो तय रास्तों से वापस जाएं किसान, ये पुलिस की ओर से लगातार अपील की जा रही थी। कल भी ये अपील लगातार किसानों से की गई थी। पुलिस का ये कहना है कि हम किसान संगठनों से बातचीत लगातार इसीलिए कर रहे थे, अपील लगातार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीरें आना बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय। ट्रैक्टर परेड पर हिंसा को लेकर देखिए, जो मल्टी राउंड्स की बातचीत हुई किसान आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ रूट तय किए गए थे। उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया और किसान आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट करने का इंतज़ाम भी किया। पर किसान आंदोलनकारी जो हैं उन्होंने इस रूट को नहीं माना और तय समय से पहले ही जो वो चल पड़े और कई जगह उन्होंने हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फिर भी काफ़ी संयम रखा और ज़रूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया। अभी भी मेरी उनसे, किसान आंदोलनकारियों से यही अपील है कि वो जो तय रास्ते हैं उसी से वापस लौट जाएं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से नवाजा गया है। हालांकि उनके परिजन इससे खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि कर्नल को परमवीर चक्र मिलना चाहिए था। बता दें कि महावीर चक्र देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। इधर कर्नल संतोष बाबू के पिता बिकुमल्ला उपेंद्र ने कहा कि बेटे को महावीर चक्र मिलने से हम पूरी तरह निराश हैं। मुझे उम्मीद थी कि मेरे बेटे के बलिदान के लिए उसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि बिकुमल्ला उपेंद्र भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं। वो तेलंगाना के सूर्यापेट शहर में रहते हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। वो केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था जिस रूप में वो बताना नहीं चाहते हैं कि क्या स्थिति है। आरबीआई कभी कभी अपना मुंह खोलता है, कोई बोल नहीं रहा है। पेट्रोल के दाम जब 60-65 रुपये हो गए थे यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में, उस वक्त प्रति बैरल $140 रेट थी उस वक्त में। अब वो आ गई 40 पे आ गई, 35 पे आ गई है। तब भी भाव कम करने के बजाय बढ़ाए क्यों जा रहे हैं। राज्यों को दोष देना बहुत ही बकवास बात है। राज्य कुछ एक्साइज वसूल करती है, मुख्य रूप से जो एक्साइज और एडिशनल एक्साइज। और आपको जान के दुख होगा कि जो एक्साइज मिलती है, 2 तरह की एक्साइज, 3 तरह की एक्साइज है वहाँ पर जो लगती है पेट्रोल डीजल पर। एक एक्साइज जिसमें राज्यों का हिस्सा होता है, सब राज्यों का, उसको तो घटा रहे हैं वहाँ पर, और जो हिस्सा राज्य का नहीं होता है उसको बढ़ा रहे हैं अपनी इनकम करने के लिए। तो इनका वित्तीय प्रबंधन है कहाँ। आर्थिक संकट में देश गुजर रहा है, बहुत भयंकर आर्थिक संकट है। जीडीपी आपकी माइनस में जाने लग गई है, हालात बड़े गंभीर हैं। बेकारी बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी बढ़ गई है कि नौजवान चिंतित है अपने भविष्य को लेके। कोरोना के अंदर जो नौकरी चली गई लाखों करोड़ों लोगों की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि हम क्या स्कीमें बनाएं जिससे वापस लोगों को रोजगार मिल सके। ये चिंता देश के अंदर सरकार को नहीं है। तैयारी हमने शुरू कर दी अभी से ही बजट की। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम कैसे लोगों के गुड गवर्नेंस के आधार बना करके हम लोग क्या फैसले कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। चाहे पानी, बिजली या शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जो भी हो, उसमें हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। और सरकारी और गैर सरकारी नौकरियाँ कैसे लग सके नौजवानों की, उस पर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि आज जो हम लोगों ने प्रयास किए पिछले 2 महीने से, हर क्षेत्र को हमने टच करने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टमेंट आने लगेगा तो जाके नौकरियों की राह खुलेगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। वो हमारा प्रयास है। राज्यों की बात सुन कौन रहा। दिल्ली के अंदर जहाँ सरकारें बीजेपी की है उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, मजबूरी में, तकलीफ में वो भी हैं। और जहाँ सरकारें बीजेपी की नहीं हैं वो बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। जीएसटी जो हमारा हक है, लिखित में वादा किया हुआ, वो पूरा नहीं कर रहे लोग। तो स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। कटारिया जी तो देखिए अब उनकी एज ऐसी हो गई है कि जो फॉर्मूला है मोदी जी के फॉर्मूले के अनुसार तो इनको देखो इस्तीफा देना चाहिए। जो मार्गदर्शक मंडल बना है दिल्ली में, उस जगह जाके इनको मतलब जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। तो इसलिए अब वो तो क्या एक प्रकार से दिल्ली के नेताओं को खुश रखो कि सरकार गिराने की षड्यंत्र था, उसे मुंह की खानी पड़ी। उनको खुश कैसे रखें जिससे कि वो खुद अपने आप को बचाव कर सकें। दूसरा, उनकी पार्टी में इतनी फूट है राजस्थान में, ऐसी फूट आज तक राजस्थान में मैंने बीजेपी में कभी नहीं देखी जो इस वक्त देखी जा रही है। तो आप सोच सकते हो पहली बार बीजेपी में आपस में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है आगे बढ़ने की, वो सब आपके सामने है। ये कटारिया जी का बोलना हो या उपनेता का बोलना हो या बीजेपी अध्यक्ष का बोलना हो, ये तमाम जो बोल हैं ये खाली अपने आप को पार्टी के अंदर स्थापित करने की प्रक्रिया का अंग है। ये बाकी इनके पास कोई कहने को है नहीं ना। ये कोई रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। यूपी के मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में गांव तेहरा में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रैक्टर को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी बड़ा रूप लेते हुए मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे, पथराव और कई राउंड फायरिंग हुई। वहीं मामले में गोली लगने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल गाँव में पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही घटना की जाँच शुरू कर दी है। था 4 कट्टे गेहूं के। मैं अपने घर पे उतार रहा था कट्टों को, और इसका जो बाप है, जो क्या नाम है उसका, धर्म सिंह, वो दारू पी करके 4 पहियों गाड़ी में आया था। तो वो मैं कट्टे उतार रहा था, मेरे तो गाली गलौज बदतमीजी की थी। तो मैंने बोला था, इस गाड़ी को अपने ट्रैक्टर को हटा,
कह रहा मेरे सर जी मैं भाई साहब अभी उठा रहा हूँ, मेरे साथ बदतमीजी के बोल रहे हैं। और फिर उस तरीके से मेरे को और भी लोग आ गए गाँव के, फिर वो गाली गलौज करता हुआ मेरे से चला गया है। तो फिर मैं वहाँ पे वहाँ पर मैं जब बोलकर 5:30 के करीब वारदात है ये। फिर उसके अलावा मैं घर पे आया हूँ, घर पे था मैं, और फिर मैं खाना खा रहा था। मेरे आकर के करीब 15-20 लड़के उसके भैया के और बरवारी आकर के मेरे घर पर मेरे बदतमीजी करी और मारपीट करी और मेरे चाचा के गोली मार दी। ईंट पत्थर सब बाहर से सरिया और गोली मार करके चले गए वो। चाचा की मौके पे ही मौत हो गई थी क्या? हम तो मौत हो गई थी। ये क्या नाम है जिन लोगों ने गोली मारी है, कौन थे ये लोग? नाम सब मेरे को नहीं पता है, पर मैं बता दूं क्या नाम है। भारत के उत्तरी भाग में ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते कई स्थानों पर तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के लोग कल्पा और मनाली में जहां सोमवार को तापमान 0 से नीचे रहा, तो वहीं मंगलवार को भी तापमान में गिरावट का दौर जारी रहा। भारतीय मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि दिल्ली में शीतलहर का एक और दौर चल रहा है और अगले 2 से 3 दिन में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और नीचे गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के केलोंग, कल्पा और मनाली में पारा कुछ दिनों तक 0 से नीचे ही रहेगा। यूपी में नई आबकारी नीति के तहत घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने की मंजूरी मिल गई है। नई नीति के तहत घर पर तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने के लिए आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस घर पर तय मात्रा से अधिक शराब रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं नई आबकारी नीति को लेकर यूपी के राज्य मंत्री जयकुमार जैकी का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। जयकुमार जैकी ने इसे महिलाओं के सम्मान में उठाया गया कदम बताया। जैकी ने कहा कि घरों में अधिक मात्रा में शराब रखने से कई घटनाएं हो रही हैं, बेवजह लोगों की जानें जा रही हैं। सरकार नारी शक्ति का कार्यक्रम चला रही है। शराब की वजह से घरों में महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि ये निर्णय सिर्फ नारी सम्मान के लिए है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो उत्तर प्रदेश में जो घरों में शराब रखने से कोई बड़ी हिंसा होती, कभी कोई घटना होती है और वो महिलाओं के सम्मान के कारण किया जा रहा है कि घर में अगर कोई व्यक्ति शराब रखेगा और कभी कोई घटना होती है तो इसके कारण तो उसका उद्देश्य गलत नहीं लगाना चाहिए लोगों को। किसी को ड्रिंक करने का निर्णय है तो उन्हें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन घर में अधिक मात्रा में रखने में आप देख रहे हैं कि प्रदेश में कई बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कई लोगों की जानें जाती हैं, बेगुनाह आदमी मरता है। और इसमें घर में मैं एक समझता नारी शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं शराब में अगर घर में कोई आदमी पीता है, कहीं न कहीं महिला को उसका शिकार होना पड़ता है। इसलिए आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 72वां गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जिले के गुरुकुल स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। उन्होंने इस मौके पर जिले और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हर्ष और उल्लास के प्रतीक रंगीन गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। जयसिंह अग्रवाल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। प्रभारी मंत्री ने गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोरोना वॉरियर्स और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया। और पंजाब में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर श्री मुक्तसर साहब में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल और सिलाई मशीन वितरित की गई। इस मौके पर मंत्री बादल ने बेरोजगारी और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ प्रण लेने की अपील की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ ही उन्होंने वित्तीय स्थिति को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाया गया है। सब तो पहला तो ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ और खास करके पंजाब के लोगों ਨੂੰ
ਅੱਜ 72ਵਾਂ ਯੌਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਰਮਤ ਹੈ वो सिर्फ सरकारी तौर पे नहीं बल्कि लोग दिली तौर पे करन। तो वहीं राजस्थान के बीकानेर में गणतंत्र दिवस के मौके पर करणी सिंह स्टेडियम में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने ध्वजारोहण किया, साथ ही मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर बीडी कल्ला ने कहा कि संविधान में समानता, एकता और सहिष्णुता की बात है। विविधता में एकता भारत की खासियत है, साथ ही देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की चारों तहसील में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर सभी एसडीएम ने तहसील परिसर में देश के महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही संविधान के प्रति तहसील के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर सभी अधिकारियों और मौजूद लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। पंजाब के पटियाला की रहने वाली लाजवंती गुरु नानक फुलहारी की दुकान है, जिसमें भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड के साथ फिलहाल उन्हें नवाजा है। इसके पहले भी लाजवंती को राष्ट्रपति अवार्ड और कई अवार्ड के साथ नवाजा जा चुका है। यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्री तक लाजवंती की फुलकारी जाती है। लाजवंती को पद्मश्री अवार्ड मिलने से पटियाला शहर वासियों के चेहरे पर काफी खुशी झलक रही है और पूरा परिवार खुशी मनाता दिखाई दिया। वहीं लाजवंती ने कहा कि पद्मश्री अवार्ड के लिए मेरा नाम आने से बहुत खुशी महसूस हुई है। तो विदेशों तक जाती है फुलकारी, जिनके चलते पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। काफी खुश नजर आई हैं। पहले भी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं और अब पद्मश्री से सम्मानित, जिसके चलते लाजवंती काफी खुश है। आपको बता दें, लाजवंती की फुलकारी विदेशों तक जाती है, जिसके चलते अब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वहीं पहले उन्हें राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया था। तो परिजनों से जब बातचीत की तो काफी खुश परिजन इस दौरान नजर आए। फिल्म इंडस्ट्री तक भी लाजवंती की फुलकारी जाती है, जिसके चलते पद्मश्री अवार्ड मिला है। पटियाला शहर वासियों के चेहरे पर काफी खुशी झलक रही है, क्योंकि पंजाब के पटियाला से हैं लाजवंती, जिन्हें पहले राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और अब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, क्योंकि लाजवंती की जो फुलकारी है वो विदेशों तक जाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहें ANP न्यूज। नमस्कार।